बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 5 सर्कुलर मोशन। देखते हैं कि व्हाट इज़ आर्टिफिशियल सैटेलाइट। बेसिकली सैटेलाइट हमारे पास एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जो कि किसी दूसरी बॉडी के इर्द गिर्द रोटेट करता है। कोई भी एक ऑब्जेक्ट जो कि दूसरी बॉडी के इर्द गिर्द रोटेट कर रहा, उसको हम बोलते हैं सैटेलाइट। अब सैटेलाइट हमारे पास दो तरह की होती हैं। एक तो हमारे पास होती है आर्टिफिशियल सैटेलाइट और एक होती है नेचुरल सैटेलाइट। अब नेचुरल सैटेलाइट में हमारे पास आ जाता है, हम एग्जांपल ले सकते हैं मून की। जो चांद है ये हमारे पास नेचुरल सैटेलाइट है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, हमारी अर्थ के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहा है। तो इस वजह से हम इसको नेचुरल सैटेलाइट भी कह सकते हैं। आर्टिफिशियल सैटेलाइट से मुराद हमारे पास ऐसी सैटेलाइट हैं जो कि मैन मेड होती हैं, हम खुद उसे लॉन्च करते हैं वेदर फोरकास्टिंग के लिए, या फिर कम्युनिकेशन सैटेलाइट होती हैं, लोकेशन सैटेलाइट होती हैं, जीपीएस की बात करें तो ये सारी जो मैन मेड हैं और इंसान ने खुद लॉन्च की हुई है ना, इनको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट। बेसिकली ये ज़मीन के इर्द गिर्द रोटेट करती हैं और हमें इंफॉर्मेशन देती हैं कि आने वाले घंटों में हमारे पास वेदर क्या होगा, हमारे पास जो विंड स्पीड क्या होगी, हमारी कम्युनिकेशन में हेल्प आउट कर रही होती हैं। तो ये हमारे ज़मीन के इर्द गिर्द इस फॉर्म में कुछ रोटेट कर रही होती हैं। अब आर्टिफिशियल को ज़मीन के इर्द गिर्द लॉन्च करने के लिए हमें एक ख़ास वेलोसिटी की ज़रूरत होती है। मतलब ये कि वो एक ख़ास वेलोसिटी हम उसको देंगे तभी वो ज़मीन के इर्द गिर्द रोटेट कर सकेगी। अदरवाइज़ वो अगर हम उसको ज़्यादा वेलोसिटी दे देते हैं तो हो सकता है कि वो ज़मीन की ग्रेविटी से ही निकल जाए, बा इस्केप वेलोसिटी जिसको हम कह सकते हैं, तो वो इस्केप हो जाए। ठीक है, मतलब ज़मीन की ग्रेविटी से ही बाहर चली जाए। और अगर हम कम देते हैं तो हो सकता है कि वो ज़मीन के साथ ही चिपकी रहे। तो हमें एक ख़ास वेलोसिटी चाहिए होती है जिसके ज़रिए हम उस वेलोसिटी से किसी भी सैटेलाइट को लॉन्च करें तो वो एक ऑर्बिटल मोशन दिखाई देती है हमें। ठीक है, वो जो सैटेलाइट है वो फिर एक ऑर्बिट में रिवॉल्व करने लग जाती है। ठीक है, तो हमें एक ख़ास यहाँ पे इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे वो कौन सी वेलोसिटी है जिसको जो कि हमें आर्टिफिशियल सैटेलाइट को ज़मीन के इर्द गिर्द रोटेट करवाने में हेल्प आउट करती है। और इसके अलावा वो क्या और फ्रीक्वेंसी कौन सी होती है, वो टाइम कितना लेती है, एक सैटेलाइट अगर ज़मीन के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रही है तो वो कितने टाइम में अपना एक चक्कर मुकम्मल कर रही है। तो ये सारे डिस्कशन हम आज के टॉपिक में करेंगे। अब एक सैटेलाइट जो कि किसी भी अर्थ के हमारी यानी ज़मीन के इर्द गिर्द रोटेट कर रही है, तो मतलब वो किसी सेंट्रीपिटल फोर्स होगी जो उसको रोटेट करवा रही है। हमने सेंट्रीपिटल फोर्स का टॉपिक पढ़ा, उसमें हमने जो सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू निकाली थी वो हमारे पास थी AC = V²/R। ठीक है, ये हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स है जो कि उसको ऑर्बिट में रिवॉल्व करवाती है। अब हमारे पास यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है वो क्या किसकी वजह से, वो ड्यू टू ग्रेविटी है। ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। तो हम लिख सकते हैं जो हमारे पास ए है वो हमारे पास जी के इक्वल है, और इसको हम जी के इक्वल करके हम कह सकते हैं G = V²/R। और अगर यहाँ से हम V² की वैल्यू निकालें तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, V² = GR। और फिर हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे दोनों साइड पे। स्क्वायर रूट लेने से हमारे पास ये स्क्वायर जो है ये कैंसिल हो जाएगा और V = √GR। अब जी की वैल्यू हमें पता है, जी की वैल्यू क्या होती है 9.8, और जो आर है मतलब ये हमारी ज़मीन है, और यहाँ पे हमारे पास यहाँ से यहाँ तक ये जो है ना ये ज़मीन का रेडियस है, और इसकी वैल्यू हमारे पास 6.4 × 10⁻⁶ होती है, 6 मीटर। ठीक है, तो ये हमारे पास ज़मीन के रेडियस की वैल्यू है। तो इन वैल्यूज़ को हम पुट करके वेलोसिटी को निकाल सकते हैं, और हमारे पास जो वेलोसिटी आती है ना वो 7.9 km/s होती है। मतलब ये जो हमारे पास 7.9 है ये हमारे पास मिनिमम स्पीड है किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ के इर्द गिर्द रोटेट करवाने के लिए। मतलब एक सर्कुलर फॉर्म है, मतलब ये एक सर्कुलर पाथ अगर ये फॉलो करना चाह रहा है तो हमें उसको 7.9 km/s की स्पीड से लॉन्च करना चाहिए, और वो फिर इसी स्पीड के साथ ज़मीन का ऑर्बिट कंप्लीट करेगा। अब हमारे पास आ जाता है टाइम पीरियड। ठीक है, टाइम हमने देखना है कि वो कितने टाइम में अपना एक रिवोल्यूशन जो है वो कवर करता है। अब हमने एक रिलेशन पढ़ा हुआ है S = VT। ठीक है, यहाँ से हम क्या करेंगे, टाइम निकालेंगे। T हमारे पास हो जाएगा S/V। अब S हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सरफेस एरिया है। तो एक हमारे पास ये जो अर्थ है ये जो सर्कुलर फॉर्म है उसका एरिया कितना होता है 2πr। ठीक है, तो 2πr/V हो जाएगा। अब पाई की वैल्यू हमें पता है 3.14 होती है, और आर जो रेडियस है वो हमारे पास 6400 किलोमीटर, या फिर हम 6.4 × 10⁻⁶ मीटर कह सकते हैं। और जो वी है जो हमने अभी क्रिटिकल वेलोसिटी निकाली है वो हमारे पास है 7.9 km/s। तो इसको सोल्व करने से हमारे पास आंसर आता है 5060 सेकेंड। मतलब ये है कि ये 84 मिनट बनते हैं। तो मतलब ये है कि हमारे पास कोई भी जो सैटेलाइट है उसको हम लॉन्च करवा रहे हैं 7.9 की स्पीड के साथ, तो वो अपना एक चक्कर जो है वो
84 मिनट्स में कंप्लीट कर लेती है। मतलब ये है कि हमारी जो ज़मीन के इर्द गिर्द वो 24 घंटे होते हैं, ठीक है, तो 24 घंटों में वो कोई 15-16 चक्कर लगा लेती है। तो ये हमारे पास टाइम पीरियड है और वेलोसिटी होती है जिसके ज़रिए हमारे जो कोई भी ज़मीन की सरफेस पर कोई भी जो सैटेलाइट है वो लॉन्च की जाती है। अच्छा, ये जो हमारे पास हमने वेलोसिटी निकाली है और जो हमारे पास टाइम आया है, ये वो टाइम है जब भी कोई भी जो सैटेलाइट है ना ज़मीन के बहुत करीब होगी, ठीक है। जैसे जैसे सैटेलाइट की लेंथ ज़्यादा हो जाएगी, रेडियस ज़्यादा होता जाएगा ना, उतनी ही वो ज़्यादा टाइम लगाएगी अपना रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में, ठीक है। मतलब ये है कि हमारे पास ये एक यहाँ पे सैटेलाइट मौजूद है, ठीक है। अब इसको लग रहे हैं 84 मिनट अपना रोटेशन कंप्लीट करने के लिए। अगर तो ये यहाँ पे मौजूद होती तो फिर इसको ज़्यादा टाइम लगना था, ठीक है। तो ये हमारे पास डिपेंड कर रहा होता है कि इसका ज़मीन से रेडियस कितना ज़्यादा है। और इसके अलावा ये जो हमारे पास जीपीएस सिस्टम होता है, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, जिसके ज़रिए हम किसी भी इंसान की या किसी भी ऑब्जेक्ट की लोकेशन को ट्रेस कर सकते हैं, तो वो जो सैटेलाइट हमारे पास मौजूद होती हैं वो हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 40 किलोमीटर हाइट पर होती है ज़मीन से, ठीक है। वो इस हाइट पर होती हैं और मतलब जितनी भी जीपीएस जो हमें इंफॉर्मेशन दे रहा होता है वो सारी सैटेलाइट 400 किलोमीटर की हाइट पर होती हैं ज़मीन से। मतलब इस स्पीड के साथ यानी 7.9 किलोमीटर पर सेकंड स्पीड के साथ जो हमारे पास कोई भी सैटेलाइट है वो एक सर्कल में रिवॉल्व करेगी ज़मीन के इर्द गिर्द, वो ज़मीन के ऊपर फॉल नहीं करेगी। अगर तो हम 7.9 से कम स्पीड देते हैं, फॉर एग्जांपल 7 देते हैं या फिर 6 देते हैं, मतलब इनमें से कोई भी स्पीड दे रहे हैं 7 या 6, तो क्या होगा, वो जो सैटेलाइट है वो अगर हम यहाँ पे लॉन्च करते हैं तो वो क्या करेगी, ज़मीन की सरफेस पर गिर जाएगी, ठीक है। तो अगर हम ज़्यादा स्पीड देते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड दी है, ठीक है, ये स्पीड दी है। अब वो क्या करेगी, वो आएगी रोटेट करती करती वो ज़मीन की ग्रेविटी से ही बाहर चली जाएगी। ये हमारे पास एस्केप वेलोसिटी है, यानी वो फिर ज़मीन की ग्रेविटी में नहीं रहेगी बल्कि एस्केप कर जाएगी। ये हमारे पास छोटा सा कॉन्सेप्ट था आर्टिफिशियल सैटेलाइट का। होप्स आप लोगों को समझ आ गई होगी। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ऑर्बिटल वेलोसिटी, यानी एक ऐसी वेलोसिटी जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के ऑर्बिट में रिवॉल्व करवा दे, तो उस वेलोसिटी को हम बोलते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी। हमने पीछे आर्टिफिशियल सैटेलाइट की क्रिटिकल वेलोसिटी फाइंड आउट की है, यानी वो वेलोसिटी जो कि उसको उसके सर्कल में मूव करवा रही थी, तो उसको बेसिकली हम ऑर्बिटल वेलोसिटी भी कहते हैं, ठीक है। तो हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, दूसरे ऑब्जेक्ट के सर्कुलर पाथ में जब मूव करेगा, जैसे ये हमारे पास डायग्राम में अर्थ के इर्द गिर्द एक सर्कल ड्रा किया हुआ है, तो वो सर्कल क्या शो कर रहा है कि एक सैटेलाइट है वो इस सर्कल में मूव कर रही है। तो यहाँ पे इस सर्कल में मूव करवाने के लिए उसको जितनी वेलोसिटी रिक्वायर होती है ना, उस वेलोसिटी को हम बोलते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि वो उस वेलोसिटी को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक अर्थ है, अर्थ के इर्द गिर्द यहाँ पे हमारे पास ये सैटेलाइट रिवॉल्व कर रही है और इस सैटेलाइट का हमारे पास जो मैस है वो हम कह सकते हैं MS है, ठीक है। तो अगर हम इसका टेंजेंट ड्रा करें तो टेंजेंट हमारे पास क्या बनता है, इस डायरेक्शन में हम बना सकते हैं। तो ये हमारे पास उसका टेंजेंट, यानी ये हमारे पास इस वेलोसिटी से वो मूव कर रही है। अब हमारे पास सेंटर ऑफ अर्थ से लेकर हमारे पास यहाँ तक का जो ये डिस्टेंस है ये क्या कहलाता है, ये हमारे पास होता है R रेडियस, ठीक है। और हमारे पास जो अर्थ से लेकर जो हमारे पास सैटेलाइट तक का जो डिस्टेंस है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं H के साथ, यानी हाइट के साथ, ठीक है। और हमारे पास जो सेंटर ऑफ अर्थ से लेकर सैटेलाइट तक का जो डिस्टेंस है ना उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल r के साथ, ठीक है। तो ये हम टर्म याद रखनी है कि हमारे पास जो सेंटर ऑफ अर्थ से लेकर अर्थ की सरफेस तक का जो डिस्टेंस होता है उसको हम रेडियस कहते हैं, ठीक है। और सैटेलाइट तक का जो डिस्टेंस होता है उसको हम स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो सरफेस ऑफ अर्थ से लेकर सैटेलाइट तक का जो डिस्टेंस है उसको हम H से यानी हाइट से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम यहाँ पे देखा जाए तो हमारे पास सेंटर ऑफ अर्थ से लेकर जो सैटेलाइट तक का डिस्टेंस है वो हमारे पास है R, ठीक है। तो हम R को लिख सकते हैं R इज इक्वल टू कैपिटल R प्लस H, क्योंकि ये वाला जो डिस्टेंस है हमारे पास और ये जो सेंटर ऑफ अर्थ से लेकर उसकी सरफेस तक, इन दोनों को कैलकुलेट करके हमारे पास टोटल ये जो स्मॉल आ रहा है ना इसका डिस्टेंस हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब हम इसकी डेरिवेशन देखते हैं। तो देखते हैं हमारे पास जो कौन सी फोर्स है जो कि हमारे पास किसी भी ऑब्जेक्ट को सेंटर में रिवॉल्व करवाती है। तो हमने पीछे पढ़ा है कि सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो सर्कुलर पाथ को फॉलो करता है। तो हमारे पास यहाँ पे जो बेसिकली यूज़ हो रही है ना FC इज इक्वल टू mv²/r, ये हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स है, ठीक है, जो कि सैटेलाइट को उस ऑर्बिट में रिवॉल्व करवा रही है।
और ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ना, ये कौन प्रोवाइड कर रही है? ये ग्रेविटेशनल पुल की वजह से, यानी ज़मीन की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो सैटेलाइट जो है ना एक सर्कुलर पाथ को फॉलो कर रही है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि हमारे पास जो FC है, यानी जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, वो इक्वल है ग्रेविटेशनल फोर्स के। ठीक है, तो अब हम इन दोनों को इक्वेशंस को इक्वेट कर लेते हैं। हमारे पास FG जो है उसकी वैल्यू होती है Gmm/r²। ठीक है, तो अब ये जो MS है ये हमारे पास मास ऑफ द सैटेलाइट है, और r² ये जो हमने जिसको हम कह सकते हैं, हमने पीछे पढ़ा R=R कैपिटल R+H, ये वो वाला R है, यानी ज़मीन के सेंटर से लेकर जो सैटेलाइट तक का जो डिस्टेंस है उसको हम स्मॉल r से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और हमें जो FC है उसकी वैल्यू हमें पता है mv²/r, और यहाँ पे भी MS जो है ये मास ऑफ द सैटेलाइट है। इन दोनों को जब हम इक्वेट करेंगे FC=FG, तो ये क्या हो जाएगा, MS से कैंसिल आउट, और ये R इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, और जो हमारे पास इक्वेशन बचेगी वो v²Gm/r। और जब हम इनका स्क्वायर रूट लेंगे दोनों साइड पे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, v=√Gm/r, और ये जो R है =R+H। तो मतलब ये है कि ये इस फार्मूला के ज़रिए हम क्या उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन अब इस फार्मूला में देखें मास ऑफ द सैटेलाइट का कोई जिक्र नहीं है। ठीक है, जी हमारे पास क्या है, ग्रेविटी है, M जो है ये मास ऑफ द अर्थ है, और R जो है ये हमारे पास ज़मीन के सेंटर से लेकर सैटेलाइट तक का जो डिस्टेंस है ये वो है। लेकिन मास ऑफ द सैटेलाइट यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं हो रहा। इसका मतलब ये हुआ कि जो वेलोसिटी है ना वो मास ऑफ द सैटेलाइट पे डिपेंड करती ही नहीं है। ठीक है, हमें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो मास उसका कितना ज़्यादा है या कितना कम है, हमें बस इन 3 चीज़ों से फ़र्क पड़ता है, उसके मास ऑफ द अर्थ से, और ये जो स्मॉल r है यानी उसका डिस्टेंस कितना है ज़मीन के सेंटर से। सो अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास जो V और स्मॉल r का जो रिलेशन है वो क्या है, इन्वर्स रिलेशन है। मतलब ये है कि जितना डिस्टेंस ज़्यादा होगा वेलोसिटी उतनी ही कम होगी। जैसे जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट जो है ज़मीन के सेंटर से दूर जाएगा, उसी तरह हमारे पास जो उसकी जो वेलोसिटी है वो कम होती जाएगी। तो हमारे पास यहाँ पे ये इस वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। ठीक है, इसकी वेलोसिटी काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन जैसे जैसे ये ज़मीन की सरफेस से दूर जाएगा इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी, बिल्कुल ये स्लो होता जाएगा। तो ये हमारे पास रिलेशनशिप होता है कैपिटल वेलोसिटी का और स्मॉल r का। सो ये हमारे पास छोटा सा कॉन्सेप्ट था ऑर्बिटल वेलोसिटी का, कि इस वेलोसिटी से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ की सरफेस पर लॉन्च करें तो वो उसके सर्कुलर पाथ को फॉलो करने लग जाता है। सो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है आर्टिफिशियल ग्रेविटी। ग्रेविटी के मुतालिक तो हम बचपन से ही थोड़ा बहुत पढ़ते आ रहे हैं कि ग्रेविटी क्या होती है, एक ऐसी फोर्स है जिसकी वजह से हम ज़मीन पे मूव कर सकते हैं, चल फिर सकते हैं। ठीक है, तो ज़मीन की कशिश सगल की वजह से जो ग्रेविटेशनल पुल है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हम ज़मीन के ऊपर ईजिली वॉक कर सकते हैं। अब ये आर्टिफिशियल ग्रेविटी का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये बेसिकली यूज़ होता है उन जगहों पर जहाँ पे ये ग्रेविटेशनल पुल ख़त्म हो जाता है। और ये ग्रेविटेशनल पुल कहाँ ख़त्म होता है, स्पेस में। स्पेस की बात की जाए तो हमने सुना होगा अक्सर कि स्पेस में हमारे पास कोई ग्रेविटी नहीं होती। वहाँ पे जो मूवमेंट हो रही होती है ना वो हमारे पास बिल्कुल, मतलब हम एक हवा में एक तैर फ्लोटिंग पोजीशन पे होते हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही जैसे ये डायग्राम में नज़र आ रहा है, मतलब कोई ग्रेविटेशनल पुल हमारे पास नहीं होता और हम जिस तरफ मूव करना चाहें मूव कर सकते हैं। अब स्पेसशिप में भी ऐसा ही होता है कि हमारे पास स्पेसशिप में जो एस्ट्रोनॉट्स हैं वो किसी भी मतलब स्पेस में जो स्टडी करने जाते हैं, तो ठीक है वहाँ पे बिल्कुल ऐसा ही सिस्टम होता है, बिल्कुल वो मतलब एक फ्लोटिंग पोजीशन पे होते हैं। तो अगर वो इस पोजीशन में रहें तो क्या होता है कि इस पोजीशन में तो वो कोई काम भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, वो एक तो फिर वो क्या करते हैं कि वो जो जिस स्पेसशिप में जाते हैं उसमें एक आर्टिफिशियल ग्रेविटी प्रोड्यूस कर लेते हैं। आर्टिफिशियल ग्रेविटी उस स्पेसशिप में कैसे प्रोड्यूस करते हैं, उसको किस फ्रीक्वेंसी से स्पिन करें तो उसके अंदर आर्टिफिशियल ग्रेविटी प्रोड्यूस हो जाती है, ये हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है आज। लेट अस कंसीडर ये हमारे पास एक स्पेसशिप है। ठीक है, अब इस स्पेसशिप में हमारे पास एस्ट्रोनॉट मौजूद हैं। अब वो क्या करते हैं, अगर तो वो ग्रेविटी ना हो तो वो ऐसे ही खला में उड़ते फिरते हैं तो वो अपना काम सही से नहीं कर सकते। इसी वजह से वो जब आर्टिफिशियल ग्रेविटी प्रोड्यूस करवाते हैं तो उसको एक ख़ास फ्रीक्वेंसी के साथ स्पिन करवाना पड़ता है। मतलब ये कि हमारे पास जो स्पेसशिप है उसको अपने एक्सिस के इर्द गिर्द रोटेट करना होता है। ठीक है, एक ख़ास फ्रीक्वेंसी से अगर वो स्पिन करेगी ना तो उस वक्त उसके अंदर आर्टिफिशियल ग्रेविटी प्रोड्यूस हो जाएगी। और जब हम उसको उस फ्रीक्वेंसी के साथ स्पिन करवाते हैं ना, ये स्पिन करेगी ना जब अपने एक्सिस के इर्द गिर्द, तो फिर क्या होगा, यहाँ पे जो एस्ट्रोनॉट्स है वो इसके रिम के साथ जाके लग जाएंगे। ठीक है, वो मतलब बिल्कुल दीवार के साथ जाके लग जाएंगे और उस वक्त उनके ऊपर मतलब वो एक फ़ोर्स एक्सर्ट करेंगे अपनी रिम के साथ, मतलब उन किनारों पर एक फ़ोर्स एक्सर्ट करेंगे। उस केस में हमारे पास आर्टिफिशियल ग्रेविटी प्रोड्यूस हो जाएगी। अब हम उसको कैलकुलेट कर लेते हैं मैथमेटिकली कि वो कौन सी फ्रीक्वेंसी है
जिस पे स्पिन करवाने से हमारे पास आर्टिफिशियल ग्रेविटी प्रोड्यूस हो जाती है। अब यहाँ पे हमारे पास ये जो इसके जो सेंटर से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास आर है, यानी उसका रेडियस है। अब हमारे पास जो इसकी जो एंगुलर एक्सेलरेशन है, ठीक है, हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन भी तो है, क्योंकि ये सर्कुलर में मूव कर रही है, स्पिन कर रही है, तो एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगी, आर ओमेगा स्क्वायर। ये इस कॉन्सेप्ट हम पीछे पढ़ के आ चुके हैं, एक्सेलरेशन का फार्मूला भी आर ओमेगा स्क्वायर। अब यहाँ से हम ओमेगा की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ओमेगा क्या होता है, ओमेगा हमारे पास क्या है, एंगुलर वेलोसिटी है। एंगुलर वेलोसिटी हमारे पास किसकी इक्वल होती है, थीटा ओवर टी के। ये पीछे ये हम फार्मूला पढ़ चुके हैं जब हमने एंगुलर वेलोसिटी वाला टॉपिक पढ़ा था, तो उसमें हमने कहा था कि ये जो हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी है वो इक्वल होती है थीटा ओवर टी के। अब ये थीटा हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एंगल है जिससे वो रोटेट कर रही है। अब वो एक सरफेस कवर कर रही है, अपनी एक्सिस घेर रही है, तो कितना का डिस्टेंस कवर कर रही है, 2 पाई, ठीक है, ये हमारे पास उसका सरफेस एरिया है, तो 2 पाई ओवर टी हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू 2 पाई, तो हमारे पास जो एंगुलर वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी, 2 पाई ओवर टी। अब हमारे पास ये जो एंगुलर वेलोसिटी आई है, इसको हम इस फार्मूले में पुट कर देंगे, ए इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, इसका स्क्वायर लेंगे तो आर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर ओवर टी। अब हमने क्या करना है, कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है, और फ्रीक्वेंसी हमारे पास होती है 1 ओवर टी के। अब यहाँ पे देखा जाए ऊपर वाले इस फार्मूले में, तो 1 ओवर टी स्क्वायर है, ठीक है, ये अगर हम यहाँ पे ऊपर 1 लगा दें तो 1 ओवर टी स्क्वायर हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो और 1 बाई टी स्क्वायर किसकी इक्वल होगी, एफ स्क्वायर के, ठीक है, ये हमारे पास बेसिकली एफ स्क्वायर की का फार्मूला आ जाएगा 1 ओवर टी स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, अब इस 1 ओवर टी स्क्वायर की जगह ना एफ पुट कर देंगे। तो जब हम एफ पुट करेंगे तो हमारे पास जो एंगुलर एक्सेलरेशन है इसकी वैल्यू आ जाएगी 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर आर। तो इसमें से हमने फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है, तो फ्रीक्वेंसी को साइड पे रख लेंगे और हमारे पास वैल्यू होगी ए ओवर 4 पाई स्क्वायर आर, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप हमने इसका क्या लेना है, इन दोनों का अंडर रूट ले लेना है। स्क्वायर रूट लेंगे तो ये स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास ये जो 2 पाई स्क्वायर है, 4 पाई स्क्वायर है, इसका अंडर रूट हमारे पास 2 पाई बच जाएगा, ठीक है। इसका अंडर रूट अगर हम ख़त्म करें तो 2 पाई बच जाएगा, और ये अंडर रूट के बाहर आ जाएगा। एफ इज इक्वल टू 1 ओवर 2 पाई ए ओवर आर। तो मतलब ये हमारे पास वो फ्रीक्वेंसी है जो कि हम जिस फ्रीक्वेंसी से हम स्पेसशिप को स्पिन करवाएंगे ना, तो हमारे पास आर्टिफिशियल ग्रेविटी प्रोड्यूस हो जाएगी। और ये जो फ्रीक्वेंसी है ना, ये फ्रीक्वेंसी हमें बिल्कुल इक्वल होगी अर्थ की फ्रीक्वेंसी के, ठीक है। ये मतलब एफ इज इक्वल टू 1 बाई 2 पाई अंडर रूट ए ओवर आर, ठीक है। अगर हम इसको अचीव कर लेते हैं तो बिल्कुल जो स्पेसशिप में अर्थ की तरह ग्रेविटी प्रोड्यूस हो जाएगी, लेकिन हम उसको आर्टिफिशियल ग्रेविटी बोलेंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द आर्टिफिशियल ग्रेविटी, हम कैसे उसको क्रिएट करवाते हैं। और ये हमारे पास वो फ्रीक्वेंसी हमने कैलकुलेट कर ली है जिस पे हम स्पिन करेंगे ना, तो हमें वो ग्रेविटी अचीव हो जाएगी। तो होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।